Now we can continue our second chapter, the earliest people, from the topic techniques of tool making. टूल्स किस तरीके से बनाए जाते थे. हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे थे कि स्टोन एज का ज़माना था, स्टोन्स को यूज़ करके जो टूल्स वगैरह बनाए जाते थे. नाउ वी कैन लर्न हाउ द टेक्निक, व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स दे आर यूजिंग टू मेक टूल्स. किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे वो टूल्स को बनाने के लिए. फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन. टेक 2 stones and होल्ड देम इन ईच हैंड. दो पत्थरों को लेके दोनों अलग अलग हाथों में पकड़ के. यूज़ वन एज अ हैमर एंड अदर एज अ कोर टू बी शेप्ड एज अ टूल. तो उसमें से एक पत्थर को हम हथौड़े की तरह यूज़ करते थे और दूसरे के ऊपर ठोकते थे ताकि उसको हम जिस तरह का टूल चाहते हैं उस शेप में कन्वर्ट कर सकें. स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द कोर विद द हैमर स्टोन इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड शेप. अगर हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर मारी जाएंगे ज़ोर ज़ोर से तो वो धीरे धीरे उसकी फ्लेक्स गिरने लगती थी और टूल को एक परफेक्ट शेप दे लेते थे जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी. तो वन ऑफ द टेक्निक इज स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. एक पत्थर का इस्तेमाल करके दूसरे पत्थर को आकार देना, मन चाहे टूल की फॉर्म में उसे आकार देना. सेकेंड इज प्रेशर फ्लेकिंग. दबाव से फ्लेकिंग जो की जाती थी. प्लेस द कोर ऑन अ हार्ड सरफेस. यूज द हैमर स्टोन टू रिमूव फ्लेक्स फ्रॉम अ पीस ऑफ बोन और स्टोन प्लेस्ड ऑन द कोर. तो इसमें क्या किया जाता था, जो काफ़ी सख्त सरफेस होता था उस पर एक पत्थर या हड्डी का टुकड़ा रख दिया जाता था और फिर दूसरे पत्थर को हथौड़े के तरीके से उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जाता था, कोर वाले जो पत्थर थे जिसे हमें टूल में कन्वर्ट करना था, ताकि उसे हम मन चाहे आकार में जो है वो कन्वर्ट कर सकें, उसे जैसा चाहे वैसा टूल बना सकें. तो दिस इज़ प्रेशर फ्लेकिंग. दोनों की इमेजेस दी गई हैं. स्टोन ऑन स्टोन में देखें, दोनों हाथ में एक पत्थर है, ऊपर वाले पत्थर को वो ज़ोर ज़ोर से मार रहा है और नीचे वाले के फ्लेक्स जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के वो गिर रहे हैं और उसको एक टूल की शेप में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है. और इधर प्रेशर फ्लेकिंग में इधर हाथ में अर्ली मैन के कुछ हैमर टाइप थिंग है जिससे वो प्रेशर से दूसरे स्टोन पे मार रहा है ताकि वो एक अपनी मर्जी का जो टूल है वो जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है वैसा टूल बना सके. ओके. Next is, did you know several human habitats dating back to the Stone Age have been discovered in different parts of the earth. मतलब अगर स्टोन एज के पहले की बात करें तो इंसान के जो हैबिटेट्स के बहुत सारी मतलब चीज़ें मिली हैं. अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ केव नियर नाइस फ्रांस. कहते हैं कि मतलब एक टेंट जैसा एक स्ट्रक्चर मिला एक सुरंग के अंदर फ्रांस में. मैनी हट्स मेड ऑफ बोन्स वर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड साइबेरिया. कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी झोंपड़ियाँ मिली हैं जो हड्डियों से बनाई गई थी ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया में. Megalithic tombs built during the Neolithic age have been discovered all across Europe and Asia. मेगालिथिक टॉम्स जो बनाए गए थे नियोलिथिक पीरियड में वो भी बहुत सारे ऐसे टॉम्स मिले हैं यूरोप और एशिया में. सो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेसोलिथिक पीरियड. हमने 3 पीरियड्स की बात करी थी स्टोन एज में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक. सो नाउ वी कैन स्टडी सेकेंड टाइप इज़ मेसोलिथिक पीरियड. Mesolithic period or Middle Stone Age was the period in history that existed between the Paleolithic period and the Neolithic period. Mesolithic period used tools made of bones and wood for hunting, fishing and gathering food. मतलब उस समय पे क्या था, जो टूल्स थे वो या तो हड्डियों से बनाए जाते थे या जो जानवरों के सींग वगैरह होते थे जो एंटर्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था या लकड़ी को भी यूज़ किया जाता था. Later they use tools from chips like blades, points, borders and scrapers known as microliths. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो पत्थरों की फ्लेक्स थी उनको ब्लेड की तौर पे और इस तरीके से जो है यूज़ करना शुरू कर दिया. The people living during the Mesolithic period were hunter-gatherers. Gradually, towards the end of this period, they moved on from being food gatherers to food growers. ऐसा कहा जाता है कि मेसोलिक पीरियड में मोस्ट ऑफ द लोग क्या थे, फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, या तो पेड़ों से लेते थे या जानवरों को मार के इस्तेमाल करते थे. लेकिन इस समय के जो मेसोलिथिक पीरियड था उसके अंत तक अर्ली मैन्स ने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया था. ये फूड हंटर्स से फूड ग्रोअर्स बन गए थे. दे एक्सपेरिमेंटेड विद सीड्स बाय ड्रॉपिंग देम ऑन द ग्राउंड एंड सीइंग देम ग्रो. उन्होंने बीजों का उपयोग शुरू किया, बीज को ज़मीन में डालते और उसे उगता हुआ देखते. तो उन्होंने इस तरीके से जो क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा.
दे रिसीव्ड फूड इन, और इससे क्या हुआ कि उन्हें सफिशेंट क्वांटिटी में फूड जो था वो मिलने लगा. दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक गोट्स, शीप्स, कैटल विच प्रोवाइडेड देम विद मिल्क एंड फूड. फिर धीरे धीरे उन्होंने पक्षी पालन, जो पशुपालन था वो शुरू कर लिया. इससे उन्हें दूध और जो चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट्स थे, वो फूड प्रोडक्ट्स थे, वो मिलने लगे ईजीली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेसोलिथिक पीरियड. The third period is Neolithic period. The Neolithic period began around 8000 before Christ and lasted till about 4000 before Christ. The Neolithic people learned to make more polished tools. अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, लोगों ने और अच्छे तरीके के टूल्स जो थे वो बनाने सीख लिए थे, जो स्टोन से टूल्स बनाते थे. One of the major development of this period was the adoption of agriculture. और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी इस टाइम क्या थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, खेती बाड़ी को अडॉप्ट कर लिया था. दे मूव टू लार्जर सेटलमेंट्स एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग, शीप एंड कैटल. वो बड़ी बड़ी जगहों पर जाके रहने लगे और उन्होंने जो पशुपालन की महत्वता थी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स की इम्पोर्टेंस थी, उसको समझ लिया था. They used them as means of transport and for providing them with milk and meat. उन्होंने अब समझ लिया था कि ये एक एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो उन्हें मिल्क और जो मीट वगैरह था वो भी प्रोवाइड कराते थे. तो इसके फ़ायदे उन्हें जो थे समझ आने लग गए थे. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग स्टोन एज साइट्स. मतलब उस जो जगहें थी उनके बारे में समझना. मैनी साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड नियर रिवर्स. मतलब जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो पास पास नदियों के मिली हैं. साइट्स आर प्लेस्ड वेयर मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड. मतलब साइट्स ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ हमें पास्ट से रिलेटेड कुछ मटेरियल मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से कुछ पास्ट का लिंक है. They can be in the form of buried towns, cities, tools, toys, ports, etc. ये किसी भी शेप में हो सकती है. मिट्टियों के नीचे दबा एक कोई शहर मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएं, कुछ टॉयज़ वगैरह मिल जाएं, या कुछ पोट्री वगैरह जैसे बर्तन मिल जाएं, जिससे उस समय का पता चले. The Stone Age sites of early man include habitation sites, factory sites and habitation cum factory sites. अब अर्ली मैन के क्या था, उनकी मतलब घरों की जहाँ वो रहते थे, तो वो उन सब चीज़ों का बारे में पता चला. हैबिटेशन साइट्स वर प्लेसेस ऑक्यूपाइड बाय फूड गैदरर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सच साइट्स प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, थंडर एंड लाइटनिंग. अब हैबिटेशन साइट्स क्या थी, अर्ली मैन कुछ टाइम के लिए कहीं रुकते थे जहाँ पे अभी उन्हें पर्याप्त मात्रा में दिख रहा है कि यहाँ पेड़ पौधे हैं, उन पे फल वल लगे हुए हैं, या कुछ जानवर भी हैं, कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सकता है. तो वहाँ पे एक टेम्परेरी घर बना लेते थे जिससे वो बिजली पानी वगैरह से या बारिश वारिश से बच सकें. तो वो क्या थी, वो हैबिटेशनल साइट्स थी उनकी. फैक्ट्री साइट्स वर प्लेसेस वेयर अर्ली मैन फाउंड स्टोन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोन टूल्स. अब फैक्ट्री साइट्स का मतलब क्या था, जहाँ पे उन्हें पत्थर मिले, जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाए. एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स वर प्लेसेस वेयर फूड गैदरर्स लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स ऐसी थी जहाँ उन्हें दोनों चीज़ें मिल रही थी, जहाँ आसपास पेड़ भी थे, उन्हें रहने का काम चीज़ें भी मिल रही थी, और स्टोन भी थे जिससे वो टूल्स वगैरह बना सकते थे. तो उस जगह पे वो काफ़ी लंबे समय के लिए रुके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइट्स, स्टोन एज की जो साइट्स थी जहाँ जहाँ पे अर्ली मैन्स जो थे वो रुके, उसके बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर. The most important discovery of early man was the discovery of fire. सबसे मतलब जो अच्छी जो खोज थी early man द्वारा, वो क्या थी, आग की खोज. Perhaps early man discovered fire by chance when he would have rubbed two stones together. मतलब कहा जाता है कि उन्होंने कोई आविष्कार किया नहीं था, ये उन्हें गलती से मिल गई थी जब दो पत्थरों को आपस में घिसा गया था. जब वो स्टोन के टूल्स वगैरह बनाते थे तो उस टाइम पे गलती से जो आग थी वो निकली थी. फायर के क्या हुआ, फायर चेंज हिज लाइफ कम्प्लीटली. आग ने उनकी पूरी जीवन जो पूरे तरीके से बदल दिया. फायर केप्ट हिम वार्म. आग उन्हें गर्म रखने में भी मदद करती थी सर्दियों के दिनों में. फायर केप्ट वाइल्ड एनिमल्स अवे. और तीसरा फ़ायदा ये था कि आग से जो थे जंगली जानवर उनके पास नहीं आते थे, तो वो खुद ब खुद सेफ़ हो जाते थे, वो सेफ्टी फील करते थे. मीट
टेस्टेड बेटर व्हेन कुकड इन फायर। और जब वो मीट को कुक करते थे आग के अंदर तो वो और ज़्यादा बेटर लगता था। पहले तो वो कच्चा मांस ही खाते थे जानवरों को मार के, लेकिन अब आग का आविष्कार हो गया तो उन्होंने जब मीट को पका के खाया तो उन्हें और ज़्यादा बेहतर जो था वो लगने लगा था। फायर गेव देम लाइट, और इससे उन्हें रोशनी भी मिली थी। अब रात के टाइम फायर जलाते थे तो उन्हें रोशनी भी मिलती थी। तो कुछ 4-5 फ़ायदे थे आग के जो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे लाए कि उन्हें गर्मी में गर्माइश मिलती थी, सर्दियों के दिनों में जानवर उनके पास नहीं आते थे, खाना पका करके खा सकते थे और लाइट भी मिलती थी आग से। तो ये सब फ़ायदे थे उन्हें आग के। नेक्स्ट इज़ रॉक पेंटिंग, पत्थरों पे पेंटिंग। Cave or rock paintings are paintings depicted on the walls of the rocks or caves. The rock painting belongs to various periods of time from the Upper Paleolithic to the नीलियोथिक पीरियड। मतलब क्या करते थे, सुरंगों में पत्थरों पे कुछ कुछ पेंटिंग्स बनाते थे। ये तो बहुत पुरानी प्रचलता थी जो पैलियोथिक पीरियड से लेके नीलियोथिक पीरियड तक चली। द सीन्स जनरली डिपेक्ट हंटिंग, डांसिंग एंड एनिमल्स फाइट। जो दीवारों पे वो चिन्ह बनाते थे उससे ज़्यादातर तो यही समझ आता था कि कैसे शिकार करते थे, कुछ ऐसा ड्रॉ करते थे, या डांस करते हुए की जो वीडियो वो मतलब पिक्चर्स थी वो बनाते थे, या फिर अपने एनिमल्स की जो फाइट्स के बीच यानी दो जानवरों के बीच का जो जैसे लड़ाई वड़ाई थी उसकी पिक्चर्स बनी होती थी। Animals such as bison, tiger, elephants, monkey, lizard, peacocks are the dominant subject of these paintings. ज़्यादातर यही सब जो जानवर थे उन पेंटिंग्स में देखने को मिले। The colors used are mainly in red and white with occasional use of green and yellow. कहते हैं कि जो रंगों का इस्तेमाल किया गया वो ज़्यादातर लाल और सफ़ेद था, पीला और हरा रंग कहीं कहीं देखने को मिलता था। Rock paintings have been found near the river on rocks and caves. जो रॉक पेंटिंग्स थी वो मतलब नदियों के आसपास मिलती थी, सुरंगों के अंदर। द स्टाइल ऑफ द पेंटिंग सजेस्ट इट कुड बी 20,000 to 30,000 ईयर्स ओल्ड। उस पेंटिंग के स्टाइल से मतलब जजमेंट लगाई गई कि ये 20,000 या 30,000 साल पुरानी हैं। द नलदा गरादा गोलपुर रॉक पेंटिंग साइट्स आर द बेस्ट साइट्स डिस्कवर्ड सो फॉर। जो नालदा गरादा की जो पेंटिंग्स थी वो सबसे अच्छी थी जो उस समय में मिली। रॉक पेंटिंग साइट्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन द रूरल एरियाज ऑफ बूंदी। जो रॉक पेंटिंग्स थी वो बूंदी के जो मतलब ये गांव वगैरह वाले एरियाज थे, जो रूरल एरियाज थे, वहाँ पे भी बहुत सारी मिली। बट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर वन इज़ लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स एट भिमबेटका इन मध्य प्रदेश। लेकिन जो सबसे बड़ी पेंटिंग और जो सबसे मतलब अच्छी कंडीशंस में मिली वो मध्य प्रदेश में मिली। यहाँ देख सकते हो ना पेंटिंग पे कुछ एनिमल टाइप वाइट कलर से कुछ बनाया हुआ है। द पेंटिंग वर डन प्राइमरली विद द फिंगर विद जस्ट 2 or 3 स्ट्रोक्स। मतलब कहा उस समय पे जो पेंटिंग्स थी वो उंगलियों की मदद से बनाई जाती थी। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट हिस्टोरियन सजेस्ट द प्री हिस्टोरिक मैन मस्ट हैव ऑल्सो यूज्ड feathers, wooden sticks and needles टू porcupines फॉर डिफरेंट स्टाइल्स एंड टेक्सचर्स। और ये भी कहा जाता है कि जो पेंटिंग में जो थे डंडियाँ या पंखों का इस्तेमाल किया गया उन्हें और अच्छे तरीके से बनाने के लिए। ये देख सकते हो ना रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, नीचे जो इमेज दी गई है और एक पेंटिंग की इमेज दी गई है। सो दिस इज़ लाइक द पेंटिंग्स डिपिक्ट चिल्ड्रन रनिंग, जंपिंग एंड प्लेइंग। पेंटिंग से मतलब ये भी दिखता था कि बच्चे खेल कूद रहे हैं। सीन्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन सीम टू शो अ सॉर्ट ऑफ फैमिली लाइफ। मतलब वहाँ पे औरत, आदमी और बच्चों की इमेजेस एक फैमिली लाइफ को भी डिस्प्ले करती थी। सम पेंटिंग्स even show some scenes of people gathering fruit or honey from the trees and a woman grinding and preparing food. One of the amazing thing about some paintings at Bhimbekta is that as many as 20 layers of paintings have been painted one on the top of the other. The hunting scenes must have been connected with some sort of ritual in the hope that it would lead to a successful hunt. मतलब कहा जाता है कि भिमबेटका में तो एक के ऊपर ऐसी 20 पेंटिंग्स मिली और उस समय में कुछ ऐसा भी दर्शाया हुआ है उन पेंटिंग से कि शिकार के जाने से पहले वो मतलब भगवान से अरदास करते थे ताकि वो एक सक्सेसफुली शिकार करके आ सकें और अपना भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में ला सकें। तो ये भी क्या था, एक मतलब उससे रिलेटेड चीज़ थी। Religious beliefs. It seems that early people had no systematic or specific worshipped various forces of nature like sun, the moon, star as well as some wild animals. They were afraid of storm, thunder and lightning and
टुक दैम एज एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन एंगर। ये भी कहा जाता है कि कुछ ऐसे भगवान की मूर्तियाँ वगैरह तो नहीं थी, ज़्यादा बिलीव्स नहीं थे, बस वो अग्नि जैसे हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, इन्हीं को ही या कुछ जानवरों को जो थे वो पूजते थे। और जब भी ऐसे कुछ बारिश या बहुत ज़्यादा बिजली या बादल गरजते थे तो वह उसे भगवान का गुस्सा समझते थे। प्रॉबेबली दे ऑल्सो वर्शिप्ड देयर एंसेस्टर्स एंड buried the death with all the belongings to be used in the next world. They also believed in magical powers, charms and spells. और ये भी कहा जाता है जब उनकी किसी पूर्वज की मतलब डेथ हो जाती थी तो वो और बहुत सारे सामान के साथ उसे दफनाते थे ताकि वो अगले जन्म में इस सामान का इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसे बिलीव्स थे। और मैजिकल पावर्स वगैरह पे भी जो बहुत ज़्यादा बिलीव था वो किया जाता था। अब इसमें ये केस स्टडीज़ दी हुई हैं। वन इज़ हुंसी वैली। The Bachbal Valley in the Deccan has many stone sites. Recent excavations in Hunski Valley have focused on the Isampur quarry, a site that has a 15,000 stone tools. They were probably used for different activities like hunting, carvings, cutting wood on stones. Many tools were made of limestone, dated between 5 lakh to 20,000 years ago. वॉज मोस्ट प्रोबेबली ऑफ अ स्टोन एज फैक्ट्री साइट। अभी एक जगह है जैसे हंसी वैली, वहाँ पे कम से कम 15,000 जो हैं वो टूल्स मिले हैं स्टोन के। और ये भी कहा जाता है कि ये उस समय की फैक्ट्री साइट रही होगी, जो फैक्ट्री साइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इतने ज़्यादा टूल्स जो इस क्वांटिटी में पाए गए हैं एक्सकवेशन करने के बाद। सेकेंड केस स्टडी है हमारी पैलियोलिथिक केव एट लेस्कॉस। द लेस्कॉस केव इन फ्रांस वॉज डिस्कवर्ड ऑन 12 सितंबर 1940 बाय 4 चिल्ड्रंस। ये केव 4 बच्चों द्वारा 1940 में ढूंढी गई। द केव कंटेन्स 2000 फिगर्स, मैनी ऑफ देम डिपिक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स सच एज बुल्स, बीसन्स एंड हॉर्सेस। उस केव में उन्हें 20,000 पिक्चर्स के करीब मिली जिसमें बहुत सारे जानवरों की थी। देयर आर सो मैनी ज्योमेट्रिक फिगर्स। अदर इमेजेस इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ अ बर्ड, अ बियर, अ राइनासोर्स एंड ह्यूमंस। इन जानवरों की पिक्चर्स भी थी। देयर आर नो इमेजेस ऑफ रेंडियर इवन though that was the main food of that period. The paintings, drawings and engravings give an insight in the lifestyle of the early people. The paintings were made with natural color pigments crushed from rock or plants. ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग्स उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती थी। और जो इन पेंटिंग्स में कलर्स यूज़ किए गए थे वो नेचुरल थे, या तो वो पत्थरों को पीस के मिलते थे या पेड़ पौधों से मिलते थे। In 1955, the paintings had been damaged to a great extent by the flow of 12,000 visitors who visit the cave every day. It was opened after World War II. The cave was, however, closed to the public in 1963. ये भी कहा जाता है कि धीरे धीरे वो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई और गायब होने पे हो गई, क्योंकि डेली जो 1200 विजिटर्स थे उस केव में आते थे उन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध 2 के बाद उसे कॉमन पीपल के लिए खोल दिया गया था देखने के लिए। लेकिन 1963 में उसको बंद कर दिया गया और ये केव जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई नॉर्मल पीपल के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द अर्लीस्ट पीपल, कि कैसे आरंभिक जो लोग थे वो रहते थे, किस तरीके से मानव जीवन अपना व्यतीत करते थे। ओके, थैंक यू।